रुक करते हैं खबरों की तरफ। मंगलवार को लोकसभा में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने बजट पर हुई चर्चा में भाग लेते हुए कई मुद्दों को लोकसभा में उठाया है। बेनीवाल ने कहा कि हाल ही में सालों में सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि और चक्रवात जैसी आपदाओं की संख्या बढ़ी है, लेकिन सरकार ने किसानों को राहत देने के बजाय उनका बीमा कवर घटा दिया है। लागत बढ़ने और उचित समर्थन मूल्य न मिलने के कारण किसान पहले से ही संकट में हैं और इस बजट में भी उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया है। वहीं देश के कुल कृषि बजट से 20 गुना ज्यादा देश के किसानों पर कर्जा है। देश की अर्थव्यवस्था के मजबूत स्तंभ कृषि को किस नजरिए से सरकार देखती है, ये इस बजट में स्पष्ट हो गया है। कर्ज माफी की योजना बनाने से इनकार करने को लेकर एमएसपी पर गारंटी कानून बनाने की मांग को केंद्र सरकार ने नजरअंदाज किया है। सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए पिछले 7 सालों में सबसे कम आवंटन इस बजट में किया गया है, जबकि प्राकृतिक आपदाओं की बढ़ती घटनाओं के कारण किसानों को अधिक सुरक्षा की आवश्यकता है। सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आज आपने जीरो और हमारा 3 बार लॉटरी मार, आज आपने हमें मौका दिया। थोड़ा सा आधा मिनट एक्स्ट्रा देना। आज सदन में बेहद गंभीर और संवेदनशील विषय पर अपनी बात रखने खड़ा हूं। महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार के मामले जो चिंता का विषय। सभापति महोदय, राजस्थान सहित देश में महिलाओं, छोटी बच्चियों की सुरक्षा को लेकर जो आंकड़े एनसीआरबी ने 23 के अंदर जारी किए, राजस्थान में 22 में महिला अपराध देश में अव्वल था, बावजूद इसके कोई व्यापक सुधार ऐसे अपराधों को कम करने के लिए नहीं किए। सभापति महोदय, महिला अपराध से जुड़े मामलों की सच्चाई अगर आप देखेंगे, मैं समाप्त करूंगा साहब, आंकड़ों पर आ रहा हूं मैं। वर्ष 2024 में राजस्थान के अंदर 36,299 महिला अपराध से जुड़े मामले दर्ज किए। इनमें 21 मामले ऐसे थे जहां रेप के बाद महिलाओं की हत्या कर दी गई, 824 मामले गैंगरेप के दर्ज हुए, छोटी बच्चियों से बलात्कार के 14 मामले दर्ज हुए, 124 मामले ऐसे जिनमें 71 में एफआईआर हुई, दहेज हत्या, आत्महत्या के 38 मामले। लेकिन क्या संख्या पूरी सच्चाई बयां करती है, ये सोचने का विषय। मैं सुझाव देता हूं, सुझाव। सभापति महोदय, महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर सरकार तेजी से न्याय सुनिश्चित हो, रेप और हत्या गंभीर मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए जल्द जल्द न्याय दिया जाए, पुलिस व्यवस्था में सुधार हो, पुलिस को तुरंत एफआईआर कर दर्ज जांच करनी चाहिए, जो अधिकारी कार्रवाई करने में देरी करने के खिलाफ कार्रवाई कर। सभापति महोदय, एक मेरा निवेदन था कि राजनीतिक हस्तक्षेप जो सबसे ज्यादा बढ़ता है और 52% बच्चों के भविष्य की चिंता में लोग ये बताते ही नहीं क्या हुआ। 29.9% आर्थिक निर्भरता से बंदी होती है और 22.7 पुलिस की निष्क्रियता के कारण। एक मिनट समाप्त कर रहा हूँ साहब। मेरा निवेदन था सभापति महोदय, ऐसे गंभीर मामलों के अंदर सदन का ध्यान, लोकसभा चल रही है और निश्चित रूप से देश की बेटियां, महिलाएं न्याय की उम्मीद लगा के बैठी है। सुरेश जी, सरकार को न्याय मिले, राजस्थान सहित देश के तमाम। सुरेश जी, थैंक यू चेयरमैन सर। सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आज आम बजट 25-26 पर जो चर्चा रही उसमें भाग लेने का आपने मुझे मौका दिया। सभापति महोदय, आम बजट जब तैयार हुआ तो हमारे जब आम बजट आने वाला तो राजस्थान को इस बात बहुत बड़ी उम्मीद थी। हम किसी राज्य के खिलाफ नहीं, बिहार को बहुत कुछ दिया। पिछली बार भी जहां जहां चुनाव थे, आंध्रा के अंदर चुनावी समय के अंदर सरकार उन क्षेत्रों का ध्यान रखती है, लेकिन राजस्थान के अंदर विशेष बजट का आवंटन, विशेष राज्य का दर्जा। और एक सभापति महोदय, मेरी सबकी भी इच्छा रहती है कि जब बजट आता है देश का, उस समय अगर प्रत्येक सांसद से बात की जाए, संवाद किए जाए, कोई जरूरी नहीं कि आप सांसद की बात माने, लेकिन अगर संवाद किए जाए उसके बाद अगर देश का बजट है तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा बजट देश के अंदर आ सके। नई पहल मोदी जी को करनी चाहिए, हर मामले में नई पहल की बात करते हैं। आंकड़ों के मायाजाल के अंदर उलझा के रख देना और फिर उसी तरह के हालात दिन ब दिन बढ़ते जाना। हाल ही के वर्षों में सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, अतिवृष्टि, चक्रवात जैसी आपदाओं की संख्या बढ़ी, लेकिन सरकार ने किसानों को राहत देने के बजाय उनका बीमा कवर घटा दिया। सभापति महोदय, लागत बढ़ने और उचित समर्थन मूल्य न मिलने के कारण किसान पहले से ही संकट में है और इस बजट में भी उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया। मेरी मांग है कि एमएसपी पर गारंटी कानून बनाया जाए, पीएम फसल बीमा योजना में खड़ी फसलों को सम्मिलित किया जाए, इनको निकाल दिया, और कृषि आदान अनुदान की सीमा राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में 2 हेक्टेयर से बढ़ाकर 5 हेक्टेयर की जाए। साथ ही सूखा विकास कार्यक्रम आने वाले जिलों में 5 हेक्टेयर भू धारिता वाले किसानों को भी लघु सीमांत किसानों की श्रेणी में शामिल किया जाए। सभापति महोदय, खेती किसानी मैं ग्रामीण परिवेश से आता हूं, किसान का बेटा हूं और निश्चित रूप से बड़े किसान आंदोलन भी किए।
देश के कुल कृषि बजट से 20 गुना ज्यादा तो किसान पे कर्जा है। 32 लाख करोड़ से ज्यादा किसान पे कर्जा। अभी एक सवाल के जवाब के अंदर आप लोग बता रहे थे कर्ज माफी की योजना बनाने से आपने इनकार किया, एमएसपी गारंटी कानून बनने की मांग को आपने नजरअंदाज किया। आप फसल बीमा योजना के पिछले 7 वर्षों में सबसे कम आवंटन इस बजट में किया गया है। मेरी मांग है कि जब वित्त मंत्री जवाब दे तो फसल बीमा योजना से बाहर निकालकर सरकार ने आपने इसके अंदर फसल बीमा का दायरा बढ़ाए और प्राकृतिक आपदाओं को आपने फसल बीमा से बाहर निकाल दिया और ये मैसेज दिया कि आप सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं। और इसका वित्त मंत्री जी किसान, एमएसपी, गारंटी कानून और फसल बीमा इसके अंदर आप निश्चित रूप से पूरा ये देश को बताएं। आप लोग ग्रामीण अर्थव्यवस्था की अनदेखी, मनरेगा का बजट, बेरोजगारी बढ़ रही है, नरेगा में मजदूरी करके लोग अपना पेट पाल रहे हैं, लेकिन इस बार बजट को आपने कोई बढ़ाया नहीं मनरेगा के अंदर। तो मनरेगा का बजट भी आप बढ़ाएं क्योंकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था मनरेगा के ऊपर ही टिकी हुई है। सभापति महोदय, स्वास्थ्य क्षेत्र की अनदेखी, कोविड के बाद जिस तरह के हालात देश के अंदर बने थे, ये भारत का स्वास्थ्य बजट जीडीपी का मात्र 3.3%, जबकि वैश्विक मानक 5.6% का होता है। तो ग्रामीण इलाकों में प्राथमिक स्वच्छता केंद्रों की स्थिति दयनीय है। इस दिशा में कोई नई योजना लाई जाए। मैं सदन के अंदर एक बताना चाहूंगा, जब दिल्ली में स्थित देखिए किस तरह हमारे पद खाली, कोविड-19 के बाद भी जब पद ही खाली है तो कहां से स्वास्थ्य सेवाएं ठीक होगी। दिल्ली का ही मैं बता दूं, दिल्ली में स्थित सफदरजंग अस्पताल में 172, लेडी हार्डिंग में 89वां, आरएमएल में 100 चिकित्सकों का पद रिक्त है। ये स्थिति देश की राजधानी के मुख्य अस्पतालों की है। तो आखिरकार कब हम विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों के अनुरूप देश की आबादी तुलना में चिकित्सकों की उपलब्धता करवा पाएंगे। मेरी मांग है कि चिकित्सकों के खाली पद देश के अंदर भरे जाए। निजी निवेश को प्रोत्साहन की जो कमी है, मोदी बजट में निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देने का आवश्यक प्रोत्साहन नहीं दिए गए, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण उद्योगों की वृद्धि धीमी हो सकती है। इस पर सरकार को सोचना चाहिए। एफडीआई को लेकर बड़े बड़े भाषण सरकार के मंत्री देते हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं भारत की एफडीआई वृद्धि दर पहले ही धीमी पड़ रही है और ये बजट इससे बढ़ावा देने में सफल रहा है। सभापति महोदय, मध्यम वर्ग के लिए आपने घोषणा करी 12 लाख की सीमा को बढ़ाकर कम से कम जो आपने ऊपरी आय वर्ग को ज्यादा फायदा पहुंचाने वाला ये बजट, आयकर में कुछ राहत जरूर दी गई, लेकिन 12 लाख की सीमा को बढ़ाकर कम से कम 15 लाख आप लोग करें। महंगाई की वजह से आम आदमी की वास्तविक आय पहले से ही प्रभावित हो रही है। आप पेट्रोल डीजल की कीमतें घटाएं। होम लोन, शिक्षा लोन, स्वास्थ्य खर्चों पर टैक्स कटौती बढ़ाने की जरूरत थी, लेकिन सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। सभापति महोदय, राजकोषीय घाटे का बढ़ता बोझ जो इस बजट के अंदर आपने बताया, सरकार ने राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 4.4% जीडीपी रखा है, जो वैश्विक मानकों के अनुसार अधिक है। मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री से पूछना चाहता हूं कि आप पूर्ववर्ती सरकारों पर आरोप लगाते रहते हो, लेकिन आपके कार्यकाल में भी सरकार लगातार उधारी बढ़ा रही है, जिससे आने वाले वर्षों में अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव पड़ सकता है। सभापति महोदय, बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश की बढ़ती सीमा, मैं सदन के माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूं, बीमा क्षेत्र में एफडीआई सीमा को 74% बढ़ाकर 100% करने का प्रस्ताव घरेलू बीमा कंपनियों से खतरा बन सकता है। इससे विदेशी कंपनियों का वर्चस्व बढ़ेगा और भारतीय कंपनियों को नुकसान होगा, जिससे लाखों नौकरियां प्रभावित हो सकती है। ब्याज भुगतान का बढ़ता भार, इस बजट का एक बड़ा हिस्सा लगभग 12.76 लाख करोड़ रुपए तो सिर्फ कर्ज के ब्याज के भुगतान में ही चला जाएगा। इसका मतलब यह है कि सरकार के पास नए विकास कार्यों जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए सीमित संसाधन बचेंगे। इसलिए मेरे सुझाव पर सरकार को गौर करने की जरूरत है। सभापति महोदय, मेरे इलाके की महंगाई नियंत्रण की मैं बात करूंगा। सभापति महोदय, देश में बढ़ती महंगाई की मार, इसको कैसे कम किया जाए, कुछ मैं मेरे इलाके पर आऊंगा। सभापति महोदय, लाइम स्टोन प्रचुर मात्रा के अंदर नागौर, जोधपुर, मारवाड़ के अंदर निकलता है, लेकिन हमारे लाइम स्टोन के छोटे पट्टे किसानों को दिए जाए, खनिज नीति में बदलाव किए जाए, ये हमारी मांग रहेगी सरकार से। श्री फनीभूषण चौधरी जी, सभापति एक मिनट में सवाल कर रहा हूं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, सभापति महोदय, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का मुख्य उद्देश्य है कि गांव, जितने गांव बच गए, जितनी ढाणियां बच गई, उनको जोड़ा जाए। अभी आपने 2011 की जनगणना हुई, उसके बाद से अब तक नई ढाणियों का विस्तार 250 के स्थान पर हम चाहते हैं 50 या 100 की आबादी वाली ढाणियों को भी योजना के अंतर्गत डामरित करने का प्रावधान लाया जाए, ताकि ढाणियों में रहने वाले लोगों को भी सुलभ यातायात का लाभ मिल सके। मरुस्थलीय क्षेत्र में 50 की आबादी वाली सैकड़ों ढाणियां मेरे संसदीय क्षेत्र नागौर, हजारों ढाणियां पश्चिम राजस्थान के अंदर है। सभापति महोदय, मैं इतना ही चाहूंगा कि जब वित्त मंत्री जी बजट पे अपना रिप्लाई दे तो नौजवानों को कौन से आप जितने पद खाली उनके बारे में क्या कर रहे हो, महंगाई किस तरह आप एक महंगाई किस तरह आप घटा रहे हो, किस तरह
फॉर्मेलिटी में हो रहा। परिवहन और सड़क सुरक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने शासन सचिवालय में आयोजित स्टेट रोड सेफ्टी काउंसिल की 21वीं बैठक की अध्यक्षता की है। इस दौरान उन्होंने सड़क निर्माण कार्यों में उच्चतम तकनीकी मानकों को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने सड़कों पर ब्लैक स्पॉट और गड्ढों की निरंतर पहचान कर उनमें गुणवत्तापूर्ण सुधार करने के लिए भी निर्देश दिए। वहीं बैरवा ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकना और उनमें मानव जीवन की सुरक्षा राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सड़क सुरक्षा के लिए साझा जिम्मेदारी से काम करें और दुर्घटनाओं को कम करने के लिए ठोस कदम उठाएं। परिवहन मंत्री ने यात्रियों की सुरक्षित, सुगम और आरामदायक यात्रा सुनिश्चित करने के लिए बसों के फिटनेस और मरम्मत के काम को प्राथमिकता से करने के निर्देश दिए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने नई दिल्ली में अपने आवास पर मीडिया से वार्ता करते हुए मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के नोटिस पर प्रतिक्रिया दी है। राठौड़ ने कहा कि बीजेपी का संगठनात्मक ढांचा बेहद सशक्त और अनुशासित है। साथ ही पार्टी हमेशा समय समय पर उचित निर्णय लेने के लिए प्रतिबद्ध रहती है। संगठन को किसी मुद्दे पर ध्यान देने की आवश्यकता महसूस होती है तो पार्टी उसकी समीक्षा करके उचित कदम भी उठाती है। राठौड़ ने स्पष्ट किया कि संगठन में समुचित व्यवस्था बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। इससे जो है वो संगठन एकजुट, अनुशासन और स्थिर रहने के साथ अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर पाता है। और इसी के साथ राठौड़ ने कहा कि ये मामला पूरी तरह से संगठन परिवार का आंतरिक मुद्दा है। इसे परिवार के भीतर ही सुलझाने की प्रक्रिया जारी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ ने प्रदेश की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर घोर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने देश के सभी प्रदेशों के विकास के लिए बजट जारी किया है और दूसरी ओर राजस्थान की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार है जिसने केंद्र से बजट आने के बावजूद उस बजट को प्रदेश की जनता के लिए उपयोग ही नहीं किया है। राठौड़ ने बताया कि केंद्र सरकार के आयुष मंत्रालय की ओर से प्राचीन चिकित्सक पद्धति के गहन अध्ययन और उससे एकीकृत अस्पतालों की स्थापना के लिए प्रत्येक राज्य सरकार को बजट जारी किया है, लेकिन राजस्थान की पूर्ववर्ती गहलोत सरकार ने 111.84 करोड़ के बजट का उपयोग ही नहीं किया। सांसद मदन राठौड़ ने राज्यसभा में आयुष मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रताप राव गणपत राव जाधव से इस बजट को फिर से जारी करने की मांग भी की है। बीकानेर जिले के किसान अपनी मूंगफली बेचने के लिए इन दिनों काफी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। सरकारी खरीद में ठेकेदार के कर्मचारियों की ओर से मूंगफली खरीद पर रिश्वत लेने का आरोप किसान लगा रहे हैं। किसानों का भी कहना है कि सरकारी खरीद पर ठेकेदार के कर्मचारी किसानों से पैसे की मांग कर रहे हैं। जो किसान पैसे नहीं दे रहे हैं उनकी मूंगफली नहीं खरीदी जा पा रही है और जिसके चलते मूंगफली से भरे वाहनों की 1 किलोमीटर से अधिक लंबी लाइन लगी है। किसानों की इस परेशानी को देखते हुए बीकानेर पश्चिम विधायक जेठानंद व्यास मंडी पहुंचे हैं और किसानों से बातचीत करते हुए ठेकेदार और कर्मचारियों को हिदायत दी कि मूंगफली खरीद में किसानों के साथ धांधलेबाजी नहीं चलेगी। विधायक व्यास ने कहा कि इस संबंध में सरकार से जो है वो बात करेंगे और उस व्यवस्थाओं में सुधार करेंगे। ठेकेदार जी क्या व्यवस्था है? 200 रुपया तक पर क्विंटल मेरी बात कोई ऐसा पैसा कौन हुक्म अठा अवे जी माल नंबरी को मेद तोला कोई आउट लेन में गाले अभी ने मेद रोका हा और जिको सही माल अभी मेद तोल लिया जिको माल खराब ले 1 मिनट चुप रहे जो जिको माल खराब ले रहा है पीछे क्वालिटी नो बीरो मेद नहीं तोला वो हमारे पर इल्जाम लगाई वो थाने मारो माल तोलना पड़ी जे तोला तो मारो माल आगे साहब बेरोज में खाली तोल गया। बात बात सही है लेकिन एक बार कह रहा है 200 रुपया 1 रुपये बोले साहब 1 रुपये बोले 135 बोरी जना हूँ गाँव में मेरे भाई होता है मैं क्यों बोरिया काउंटिंग करा लेता बोरिया माल भाई गिनी थे 235 आई सरजीत गिनी थे क्यों बोरी है 228 मैं 228 बोरी की है भाई देने क्यों 228 है तेरी मैं फोन में बात करा के 228 बोरी है तो मैं तू आधी घंटा बैठी रुकूंगा हूँ तेरे को नहीं हूँ आयो बेटा मैं बोरिया 235 से 228 किया करे जिनको 233 करूँ 2 तो खाऊं मैं तू खाई। किसने कहा? साजिद ने। कौन है साजिद? को दुखा का लड़का है।
ठेकेदार का क्यों खाऊं मैं जो तू तन्ने 1 किलो मूंगफली कौन खाऊं जो तू 2 बोरी किन गया 1 किलो जन मैं मेरे बटू गेट पास निकाल लियो यार बे 233 बन में मैं एंट्री कर दी मैं जो हेडलिंग दे जो हेडलिंग कौन दू पैसा दे मैं जो पैसा कौन दूं जन के बोरिया खाऊं मैं ना बोरी खाऊं दूं ना पैसो दूं तने 1 रुपये को दूं हूं मेरे गेट पास लियो मैं सब बात करी जन की चुपचाप बैठ रहे हेडलिंग ले ले गेट पास ले ले हेडलिंग देना हूं जन आज सब कितना दिन हेडलिंग दिया था ना 5 दिन हुई मार देंगे ये आदमी कह देते हैं ऋषि मेरी शिकायत क्यों करी। कौन मार देगा? ये ठेकेदार पैसा लेने वाला। ऐसी धमकियां मारपीट के आपको देते हैं? तो आदमी मान तो घड़ी एक नहीं अब मान तो धमकी आ दे ही पैसे दिया सरेआम लूटे नहीं है तो पैसे भी दो धमकी भी लो। धमकी तो लेनी पड़ी है। आज आगे मीडिया आगे बोल के तुमके घड़ी नहीं गई थे मीडिया ने क्या में की हो। आप अपनी मनमर्जी से बोल रहे हो कि मीडिया के कहने से बोल रहे हो? मनमर्जी में बोलना। धानक्या स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय स्मारक स्थल पर पहुंचकर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा के सामने पुष्प अर्पित किए हैं और उनको याद भी किया। इस दौरान देवनानी ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र के भविष्य की संकल्पना के लिए गहन चिंतन किया है। पंडित उपाध्याय ने विकास का आधार एकात्म मानव दर्शन बताया। वहीं देवनानी ने भी कहा कि पंडित उपाध्याय का दर्शन युवाओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और राजनीतिज्ञों के लिए प्रेरणादायक है। धानक्या की इस पवित्र भूमि पर राष्ट्रवाद से प्रेरित इस कार्यक्रम में कुशाग्र बुद्धि वाले पंडित उपाध्याय जी की प्रतिमा के सामने खड़े होने पर ही उनके अभूतपूर्व जीवन का संपूर्ण चित्र उभर कर आ जाता है। भारतीय जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर टोंक में भारतीय जनता पार्टी ने श्रद्धा सुमन अर्पित किया है। इस मौके पर जिलाध्यक्ष अजीत सिंह मेहता समेत बीजेपी के समस्त कार्यकर्ता मौजूद रहे। अजीत सिंह मेहता ने बताया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने अपना पूरा जीवन मानववाद के लिए अर्पित कर दिया है और अपना जीवन भी उन्होंने काम करते समाप्त कर दिया है। उनके विचार और बताए हुए पद चिन्हों पर ही देश की भारतीय जनता पार्टी चल रही है। उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने का एक ही भाव है कि सभी उनके विचारों को ऊंचाइयों पर ले जाएं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय हमारे पार्टी के नहीं देश के पुरोधा के रूप में अपनी एक पहचान कायम की है। उन्होंने आज उनके 57वीं पुण्यतिथि पे कार्यकर्ताओं ने श्रद्धा सुमन अर्पित करे हैं और कार्यकर्ताओं से ये अपेक्षा भी रहती है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जिस तरह का अपना जीवन एकात्म मानववाद को लेकर अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया और अपने खुद की शहादत भी उस काम करते करते अपनी शहादत भी उन्हें दे दी। और आज हमारी जो सरकारें देश के अंदर काम कर रही है, चाहे राज्य में चाहे केंद्र में, वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बताए हुए विचार को, उनके काम को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। गरीब कल्याण के लिए जो जितनी योजनाएं हैं वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का ही विजन था कि आखिरी छोर पे बैठे व्यक्ति का जीवन स्तर जब तक ऊपर नहीं उठ जाएगा, जब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। और उनके विचारों को आज हमारी सरकारें बहुत मजबूती से काम कर रही है। आज हम सबकी जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को जो श्रद्धा सुमन अर्पित करे हैं, हम सबका एक ही भाव है कि उनके विचारों को हम बिल्कुल ऊंचाइयों पर ले जाने का। राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने मंगलवार को उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर के निवास पर पहुंचकर उनके दिवंगत पिता कर्नल लक्ष्मण सिंह राठौर के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी है। देवनानी ने उद्योग मंत्री कर्नल राठौर को ढांढस बंधाया और शोक संताप परिवारजनों को अपने प्रति से संवेदना भी व्यक्त की है। और इस दौरान देवनानी ने कहा, स्वर्गीय कर्नल लक्ष्मण सिंह राठौर का पूरा जीवन भारत माता की सेवा को समर्पित है। जाबाज सैनिक के रूप में पाकिस्तान की सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ उनका अपूर्व शौर्य प्रदर्शन गौरवशाली मिसाल रहा है। सच्चे देशभक्त के रूप में स्वर्गीय राठौर ने, आपको बताते चलें कि यहां पर युवाओं में देशभक्ति की भावना का विकास करने के लिए भी प्रेरणादायी है। देवनानी ने दिवंगत आत्मा की शांति, शोक संताप परिवारजनों को लेकर परिजनों को इस दुख को सहन करने के लिए परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना की है। प्रदेश भर में अब ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता को लेकर बड़ा अभियान चलाया जाएगा। इसको लेकर श्री डूंगरगढ़ पंचायत समिति सभागार में पंचायत समिति के विकास अधिकारी मनोज दयाल की
अध्यक्षता में। आपको बताते चले कि मीटिंग का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में निरंतर साफ सफाई को कैसे मेंटेन रखा जाए, इसको लेकर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। अब प्रत्येक गांव में साफ सफाई को लेकर ग्राम पंचायत की ओर से एक नई रूपरेखा बनाकर निरंतर इस कार्य को गति दी जाएगी, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में साफ सुथरे नजर आए और कूड़े करकट को निस्तारण करने का कार्य भी किया जाएगा। एक दिवसीय कार्यशाला रखी गई थी जो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत गांवों को साफ सुथरा रखने के लिए लोगों को जागरूक करना। हालांकि सरकार और पंचायत समितियां ये अपने प्रयास कर रही है, पर इसमें और ज्यादा सुधार हो, इसके लिए क्या है, हमने सभी जनप्रतिनिधियों, प्रशासक, सरपंचों को यहाँ पे आमंत्रित किया तथा उन्हें बताया कि जो हम सुविधा दे रहे हैं, घर घर कचरा संग्रहण हो रहा है, लीगेसी वेस्ट जो पुराने कचरों के ढेर है उनको हटाया जा रहा है। अब ये तो हमारे द्वारा कर दिया जाएगा, परंतु अब स्वच्छता है वो निरंतर कैसे बनी रहे, इसके लिए एक जन जागरूकता के लिए अभियान के तौर पे हम इसको ग्राउंड लेवल पे लेकर के आए ताकि ये सफल हो। इसलिए सभी जनप्रतिनिधि आए, इन्होंने अपने सुझाव भी दिए तथा साथ में हमने बताया कि किस किस तरीके से हम ये गतिविधियां हैं वो धरातल के ऊपर सफल हो पाए, इसके लिए किस प्रकार से कार्य करने हैं। एसीबी के प्रदेश स्तरीय जागरूकता अभियान के तहत टोंक एसीबी में भी एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिले भर में इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है। आमजन को भ्रष्टाचार के विरुद्ध जागरूक करने के लिए कई विशेष बातें बताई गई। एसीबी के अधिकारियों ने बताया कि वो लगातार ऐसे अभियान चलाते हैं जिससे आमजन में जागरूकता बढ़े और शहर भर में पोस्टर चिपकाकर किए जाते हैं, जिससे एसीबी में शिकायत करने के लिए फोन नंबर और व्हाट्सएप नंबर पर भी दिए जाते हैं, ताकि भ्रष्टाचार की शिकायत करने वालों का विशेष ध्यान रखा जाता है, उनका नाम पता गुप्त भी रखा जाता है। राजस्थान सरकार की भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति के अनुक्रम में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने माननीय श्री रवि प्रकाश जी मेहरा साहब डीजीपी एसीबी के निर्देशन में आज पूरे राज्य में एक विशेष जागरूकता अभियान 11/2 को रखा गया है, जिसमें आम जन के पास में ये एक मैसेज देने के लिए कि भाई आपके कोई जायज कामों के लिए यदि कहीं भी किसी सरकारी ऑफिस में, सरकारी विभाग में या किसी भी दलाल एजेंटों के माध्यम से आपको पैसा मांग करके परेशान किया जा रहा है, आपका काम नहीं हो रहा है, तो उसके लिए उनको जागरूक करके और वो इस चीज के लिए कहां पहुंचे, किसको शिकायत करें और किस प्लेटफॉर्म पे जाएं जिससे कि उनकी समस्या का समाधान हो सके। इसी के लिए आज हमने एक ये कार्यशाला रखी और सभी आमजन को भी और प्रिंट मीडिया और मीडिया के बंधुओं को भी बुला करके आमजन तक ये सूचना पहुंचाने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया है। राजस्थान KIGNP नहरी क्षेत्र में किसानों की ओर से सिंचाई पानी की मांग को लेकर धरने प्रदर्शन जारी है और साथ ही किसानों की मुख्य मांग है कि उनकी गेहूं, चना और जौ की फसलों के लिए 2 बार सिंचाई पानी दिया जाए। और किसान नेता सुनील गोदारा के अनुसार फसलें पकाव की स्थिति में हैं और समय पर सिंचाई न मिलने से फसल खराब होने का खतरा है। पूर्व कैबिनेट मंत्री गोविंद मेघवाल के नेतृत्व में जिला कलेक्टर नम्रता को ज्ञापन सौंपा और मेघवाल ने सरकार के 1 फरवरी को सिंचाई पानी बंद करने के निर्णय की आलोचना करते हुए बताया कि इस बारे में हमने कलेक्टर साहब और IGNP के अधिकारियों से भी बात की है, जिसका हमें सकारात्मक जवाब मिला है। और IGNP के ऐसे भी आए उसमें और बिजली के ऐसे भी आए हैं, विस्तार से चर्चा हुई है। कलेक्टर साहब का इसमें काफी सहयोगात्मक पूरा रवैया रहा है, सकारात्मक। उन्होंने ये आश्वासन दिया कि हम ऊपर बात करेंगे और ऐसे ने कहा भी जैसे 250% पानी तो उसमें चलता है पेयजल में लूणखंड से, और दूसरा पानी देने के लिए भी वो ऊपर चर्चा करेंगे और हमें ऐसा भरोसा है और हम मानते भी हैं, हम कहते भी हैं कि जब हमने यही रखी है बात तो जब 1280 फुट तक डैम आया है तो आज क्या दिक्कत हो रही है, क्योंकि गवर्नमेंट। फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।